अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दास्ताक। मुल्क में बढ़ती हुई महंगाई, तिजारती खसारे में इजाफे, स्टॉक मार्केट में मंदी और माशी अबतरी के बीच पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत शदीद बहरान से दो चार है। इसी तरह अपनों और इत्तेहादियों के इख्तलाफात ने भी पीटीआई को दो धारी सियासी तलवार के किनारे पर खड़ा कर दिया है। इन्हीं बहरानों और चैलेंजेस से नबरदाज़मा होने के लिए वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने आज अपनी कोर कमेटी का इजलास बुलाया, जिसपे गवर्नर्स, वज़राए आला, वफाकी काबीना और पार्टी की आला क़यादत को मदऊ किया गया। इजलास में हुकूमती इत्तेहादियों के खदशात के साथ साथ अवाम से रुजू करने के लिए एक नया नैरेटिव, एक नया बयानिया तश्कील देने पर बात हुई। उधर आज वज़ीर आज़म ने पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में शामिल हुकूमती मेंबरान को हिदायत की है कि करप्शन को सपोर्ट करने वाले किसी शख्स से रियायत ना बरती जाए। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी मेंबरान को हिदायत तहरीक इंसाफ के नए बयानिए की निशानदेही कर रही हैं, मगर सवाल यह है कि क्या इस बार करप्शन का बयानिया कारगर साबित होगा? बेकाबू महंगाई और मिनी बजट के जरिए आवाम की जेबों पर कैंची चलाने के बाद नया बयानिया कितना अहम है? सवाल तो यह भी है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान को कोर कमेटी का इजलास आखिर तलब क्यों करना पड़ा? क्या इजलास तलब करने की वजूहात सिर्फ मुआशी हैं? क्या हुकूमत खुद को सियासी तौर पर कमजोर महसूस कर रही है? हुकूमत से अपने दूर क्यों हो रहे हैं? वज़ीर आज़म अपनों के तहफ़्फ़ुज़ात दूर कर पाएंगे? क्या इत्तेहादियों की जो टूटती रस्सी है उसको सहारा मिल पाएगा? कोर कमेटी मुल्की मईशत को कितना सहारा दे पाएगी? सियासी तौर पर हुकूमत इत्तेहादी और अपने करीबी अफराद की नाराजगी के बायस शदीद मुश्किलात में घिरी हुई है। वज़ीर आज़म इमरान खान के करीबी दोस्त जहांगीर तरीन खासे फाल दिखाई दे रहे हैं। वही जहांगीर तरीन जो अब भी पीटीआई अरकान के दिल की आवाज़ हैं, लेकिन अपोजिशन जमातों में जहांगीर तरीन की इज्जत और डिमांड पहले से कहीं ज्यादा हो चुकी है। अपोजिशन की दोनों बड़ी जमातों के कायदीन की नजरें भी जहांगीर खान तरीन पर हैं। गुज़श्ता चंद रोज से फजाओं में मंडलाता जहांगीर तरीन का तैयारा हुकूमत के लिए परेशानी का बायस बना हुआ है। जहां सेनेट इंतखाबात के बाद पहली बार वज़ीर आज़म के दोस्त जहांगीर तरीन सियासी तौर पर फाल हो चुके हैं, वहीं गवर्नर पंजाब के बदलते बयानात भी हुकूमत के लिए खतरे की घंटी बजा रहे हैं। चौधरी सरवर इन दिनों हुकूमती गलतियों पर वाशगाफ अल्फाज में बरबला तनकीद करते हैं, साथ ही वो शिकवा कुना भी हैं कि पार्टी ने उन्हें किनारे लगाकर कर दिया है गवर्नर का ओहदा देकर। इस हवाले से चौधरी सरवर गवर्नर पंजाब के क्या स्टेटमेंट्स हैं जो हालिया उन्होंने दिए, जरा उसकी एक झलक आपके सामने रखता है। फैसला किया, जिस जगह पार्टी ने भेजा वहां मैं काम कर रहा हूं। अब पार्टी कहेगी कहीं और चले जाए, जो पार्टी फैसला करेगी उसका पाबंद। पार्टी कहेगी छोड़ दो तो छोड़ देंगे, पार्टी कहेगी छोड़ दो, पार्टी फैसला करेगी, जो पार्टी का फैसला है वो फाइनल होता है। गवर्नर का ओहदा जो है एक कॉन्स्टिट्यूशनल रोल है। मैं तो सेनेट का मेंबर था पाकिस्तान की, तो ये ओहदा मैंने मांग के नहीं लिया, ये मुझे दिया गया। ये ओहदा दिया आपको साइड पे लगा देंगे, यही लगता है। ये बाद में मुझे पता चला। आईएमएफ ने टोटल हमें $6 बिलियन देना है ओवर द पीरियड ऑफ 3 इयर्स। $2 बिलियन उन्होंने सालाना हमें देना है और हमारी हर चीज उन्होंने लिखवा ली। लोन है, हर चीज लिखवा ली उन्होंने। $6 बिलियन देकर 3 सालों में देना है। ये गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर हैं, जो ना सिर्फ अपनी ही पार्टी की जो माशी पॉलिसियां हैं उस पर खुलकर तनकीद कर रहे हैं, बल्कि इस बात का एतराफ़ कर रहे हैं कि उन्हें पार्टी ने गवर्नर का ओहदा देकर साइडलाइन कर दिया है, यानी उन्हें अहम जो मुशावरती अमल है उसका हिस्सा नहीं बनाया जाता है। गवर्नर हालिया बयानात के बाद सियासी हलकों में एक बार फिर चैमगोइयों ने सर उठाना शुरू कर दिया है। सवालात हो रहे हैं कि क्या चौधरी सरवर तहरीक इंसाफ छोड़ रहे हैं? क्या गवर्नर पंजाब जहांगीर तरीन और अलीम खान मिलकर पीटीआई में कोई फॉरवर्ड ब्लॉक बनाने जा रहे हैं? क्या नया सियासी सेटअप चौधरी सरवर की निगरानी में बनने जा रहा है? जहांगीर तरीन के खामोश पैगामात में क्या राज है? सबसे अहम सवाल, चौधरी सरवर और कप्तान के दरमियान दूरियों की वजूहात आखिर क्या है? गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर ने फरवरी 2015 में मुस्लिम लीग नून से राहें जुदा करके सुनामी के बेड़े में शमूलियत इख्तियार की थी, जहां कप्तान ने उनके सियासी तजुर्बे को इस्तेमाल करने का ऐलान किया और उनकी शमूलियत को तहरीक इंसाफ के लिए कामयाबी करार दिया था। इस हवाले से कप्तान क्या कहते थे, जरा वो भी आपके सामने रखता है। अब हमें इस पार्टी को इंस्टीट्यूशन बनाना है, अब इसको कैप्चर करना है। ये इतना बड़ा हमारा वोट बैंक है, इसको अब हमने इंस्टीट्यूशनलाइज करना है। क्योंकि हम अपनी नई कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे हैं और इसके ऊपर हमारी गुफ्तगू चल रही है, तो सरवर साहब आप उस टाइम पे आए हैं जब आप मदद करेंगे हमारी इस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। मैं चाहता हूं कि सेक्रेटरी जनरल के साथ आप मिल के पार्टी की ऑर्गेनाइजेशन में आप पूरा जोर लगाएं। आज एक मिसाल खास तौर पर देना चाहता हूं चौधरी सरवर की, क्योंकि वो भी आए हैं पार्टी में। मैंने उनको काम करते देखा, जिस तरह उन्होंने काम किया है 9 बजे से लेकर रात के 2:30 बजे तक। सारे जितने हमारे पीटीआई के थे सब ने उनको लाहौर में सारों ने उनकी लीडरशिप को कबूल किया, क्योंकि परफॉर्मेंस थी। उन्होंने ओहदे को बड़ा ओहदा बना दिया। 2 साल 4 महीने 5 महीने 6 महीने 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल 6 साल 7 साल 8 साल 9 साल 10 साल 11 साल 12 साल 13 साल 14 साल 15 साल 16 साल 17 साल 18 साल 19 साल 20 साल 21 साल 22 साल 23 साल 24 साल 25 साल 26 साल 27 साल 28 साल 29 साल 30 साल 31 साल 32 साल 33 साल 34 साल 35 साल 36 साल 37 साल 38 साल 39 साल 40 साल 41 साल 42 साल 43 साल 44 साल 45 साल 46 साल 47 साल 48 साल 49 साल 50 साल 51 साल 52 साल 53 साल 54 साल 55 साल 56 साल 57 साल 58 साल 59 साल 60 साल 61 साल 62 साल 63 साल 64 साल 65 साल 66 साल
उन्हीं गवर्नर के बारे में, चौधरी मोहम्मद सरवर के बारे में कप्तान खुद ज़मीन व आसमान के पिलावे मिला रहे हैं। उनकी तारीफें करते हुए थक नहीं रहे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत के बाद खुद चौधरी मोहम्मद सरवर ने अपना सियासी और बरादरी का असर और रसूख इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में मुतादिद इलेक्टेबल्स शामिल कराए। इस दौरान उन्हें पार्टी ने सेनेटर बनवाया। ताहम बादशाह चौधरी मोहम्मद सरवर को गवर्नर पंजाब लगा दिया गया। अपने सियासी किरदार के खात्मे पर आज भी गवर्नर पंजाब दुखी हैं। ताहम 2019 में कप्तान और गवर्नर पंजाब में दूरियों की वजह एक वीडियो बनी थी जिसमें चौधरी परवेज इलाही जहांगीर तरीन से चौधरी सरवर की शिकायत कर रहे थे कि पंजाब के सरवर को रोको। इस हवाले से वो क्या कह रहे थे, जरा वो वीडियो आपकी याद दहानी के लिए आपके सामने रखता है। करता है खान साहब ने तो मेरे खान साहब तो घट करता है बहुत ही मगर इन्हें बहाल करना पड़ेगा। सर आप ये सर्वर को कंट्रोल करें, यार सरवर को कंट्रोल मेहरबानी करें, अपने आपके चीफ मिनिस्टर को ये इसने न चल। यकीनन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत की अहम इत्तेहादी काफ लीग जब ये कह रही थी कि सरवर नु रोको, यानी गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर जो बेजा मुदाखलत करते हैं, इनको जरा थोड़ा सा कटेल किया जाए, अपनी जगह पर रखा जाए। उसके बाद शायद पार्टी ने इन्हें साइड लाइन लगा दिया, क्योंकि इत्तेहादी बड़े अहम हैं। वो इत्तेहादी जो काफ लीग जो ना सिर्फ पंजाब के अंदर बल्कि सेंटर में भी हुकूमत के साथ खड़ी हुई है, यकीनन अगर ये पिलर्स निकल जाए तो बहुत मुश्किल में फंस जाएगी। गवर्नर पंजाब के खिलाफ शिकायत के बाद हुकूमत के लिए इत्तेहादियों को बचाना अहम मसला था। अब 6 वोटों पर खड़ी हुकूमत के लिए सबसे अहम मसला मुस्लिम लीग काफ के साथ इत्तेहाद बचाना था। इसलिए हुकूमत ने काफ लीग के सामने हथियार डाले। नतीजतन ब्यूरोक्रेसी और मीडिया के हवाले से पंजाब असम्बली से मंजूर शुदा बिल जो हाल ही में गवर्नर पंजाब ने साइन नहीं किया था, इसी दौरान पार्टी की सरगर्मियों से भी गवर्नर पंजाब दूर हो गए थे। अब वजीर आजम इमरान खान ने अपने बेहतरीन दोस्त को नाराज करके काफ लीग के साथ मामला हल किए हैं, जबकि एक बार फिर काफ लीग और तहरीक इंसाफ के दरमियान मामला खराबी की जानिब बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। पंजाब हुकूमत ने बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से की, लेकिन इस कानून साजी पर काफ लीग को तहफुजात हैं। बल्दियाती एक्ट पर मुस्लिम लीग काफ के तहफुजात के मामले पर 4 रोज गुजर चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद अभी डेडलॉक अपनी जगह पर कायम है। वफाकी वज़रा ने मुस्लिम लीग काफ के तहफुजात और तजावीज़ वज़ीर आज़म को पहुंचा दी हैं। चौधरी परवेज इलाही से सेक्रेटरी बल्दियात की 2 बार मुलाकातें, वज़ीर आला की ज़ेर सदारत होने वाले 2 अहम इजलासों में भी डेडलॉक खत्म नहीं हुआ है। वीडियो लिंक पर इत्तेहादी क़यादत वफाक और पंजाब की सतह पर मीटिंग भी हो चुकी है। वीडियो लिंक पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से वफाकी वज़रा असद उमर, शाह महमूद कुरैशी और शफकत महमूद शरीक हुए, जबकि मुस्लिम लीग काफ की नुमाइंदगी मुनिस इलाही और तारिक बशीर चीमा ने की। पंजाब हुकूमत की नुमाइंदगी वज़ीर बल्दियात मियां महमूद रशीद ने की, जबकि काफ लीग की जानिब से कहा गया कि ऐसे मुसव्वदा कानून की हिमायत नहीं करेंगे जिससे देही इलाकों की हक तलफी हो। इजलास में पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ ने कहा कि नए बल्दियाती निज़ाम में सेमी अर्बन को ज़्यादा और देही इलाकों को कम नुमाइंदगी कबूल नहीं है। कायम मकाम गवर्नर पंजाब और वफाक की सतह पर मुज़ाकरत पंजाब को पैगाम दे दिया गया है, जबकि वीडियो लिंक पर वफाक और पंजाब की सतह पर मीटिंग में भी मुस्लिम लीग काफ को कायल नहीं किया जा सका। यानी अभी तक डेडलॉक बरकरार है। और फिर हुकूमत जब तक इत्तेहादी उनके साथ नहीं खड़े होंगे, ईवीएम को इंट्रोड्यूस कराना, नए तर्ज के इंतखाबात कराना यकीनन मुश्किल। इस वक्त हुकूमत पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात ईवीएम के जरिए से कराना चाहती है, लेकिन इत्तेहादी किस कदर तैयार है, बात करेंगे। इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के मरकजी रहनुमा वफाकी वजीर तारिक बशीर चीमा साहब ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम चीमा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। चीमा साहब, सबसे पहले तो बड़ा सादा सा सवाल है, बल्दियाती एक्ट को लेकर अभी तक मुस्लिम लीग काफ के कुछ तहफुजात हैं, ये रिजर्वेशन असल में हैं क्या? देखिए, कोई एज सच कोई लोकल गवर्नमेंट एक्ट के ऊपर हमारे कुछ तहफुजात हैं 2-3 नुकात पर, लेकिन ओवरऑल मामला जो है वो ठीक है। लेकिन वो जो 2-3 नुकात हैं वो ऐसे हैं कि जिनके ऊपर वो मतलब मैं नहीं समझता कि हमें बल्कि पीसीआई को भी उतना ही नुकसान हो सकता है और बाकी पार्टीज को भी उतना ही नुकसान हो सकता है जिन्होंने इन नुक्तों की सपोर्ट करनी है। मसलन हमारा सबसे बड़ा एतराज ये था कि आप रूरल पॉपुलेशन जो पंजाब में अर्बन पॉपुलेशन की निस्बत बहुत ज्यादा है, आप उसको इस तरह इग्नोर ना करें और आप उनको भी बराबर की नुमाइंदगी दें जिस तरीके से आप अर्बन एरियाज को दे रहे हैं। तो ये मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई नाजायज मुतालबात है, ये सारे वही मुतालबात है जो हम रोजमर्रा मामूली जिंदगी में फेस करते हैं और यहाँ पर भी फेस कर रहे हैं। क्योंकि चीमा साहब, आपका कॉन्स्टिट्यूंसी पॉलिटिक्स के अंदर जो है वो ज़्यादा एक्सपीरियंस है और आपका वास्ता भी पड़ता है, ख़ासतौर पर रूरल
जो पॉपुलेशन है, और एक तासुर ये दिया जा रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शायद ये अंडरस्टैंड नहीं कर रही। वो समझ रहे हैं कि जो रूरल पॉपुलेशन है अगर उसको एलिमिनेट कर भी दिया जाए तो अर्बन पॉपुलेशन का वोट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पड़ेगा, जिससे वो कॉम्प्रीहेंसिवली शायद बल्दियाती इंतखाबात के अंदर कोई अच्छी पोजीशन ले सकता है। तो आपको लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ राजी हो जाएगी उन अमेंडमेंट्स पर जो आप कराना चाह रहे हैं? अर्बन पॉपुलेशन को वो जो भी करना चाहे, हम अर्बन पॉपुलेशन के खिलाफ नहीं है। अल्लाह करे वो मतलूबा नताइज हासिल करे, हमारी ख्वाहिश है, हमारी इमदाद भी हासिल होगी उन्हें। लेकिन बात यह है कि आपको कोई नहीं रोक रहा कि आप अर्बन पॉपुलेशन के लिए क्या कर रहे हो। हम तो कह रहे हैं रूरल पॉपुलेशन जो इग्नोर हो रही है उसके लिए भी थोड़ा बहुत हम कर दें ताकि वो भी इग्नोर महसूस ना करे, वो भी उनको खुशी से वोट डाल दें और रूरल पॉपुलेशन से भी उनको मतलूबा नताइज मिल जाए। नहीं, आपके तहफ़्फ़ुज़ात बिल्कुल जायज़ हैं, लेकिन गुज़श्ता रोज़ भी सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट की 2 बार मुलाकात हुई कायम मकाम गवर्नर और स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज़ इलाही साहब से। आपकी वीडियो लिंक पर आपकी और मुनस इलाही साहब की जो है वो मीटिंग हुई वफाकी वज़रा के साथ भी, उसमें मियाँ महमूद रशीद साहब भी शामिल थे। तो क्या आपको लगता है कि डेडलॉक जो है वो टूट जाएगा, ये बर्फ़ पिघल जाएगी चंद ही रोज़ में? जी क्यों नहीं जी, डेडलॉक नाम ही इस चीज क्या है, टूटने के लिए डेडलॉक होता है कि बार बार मुज़ाकरात हों, निगोशिएशंस में देखें डेडलॉक्स आ जाते हैं और यही नकात ही होते हैं ना जिन पर डेडलॉक्स आते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि प्राइम मिनिस्टर साहब के नोटिस में आज लाया गया होगा और जब प्राइम मिनिस्टर के नोटिस में आएगा तो उसका कोई ना कोई हल सीएम निकालेंगे। मेरा भी यही ख्याल है, सेंस वुड प्रिवेल और अच्छा नतीजा उसका निकलेगा। चीमा साहब, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है जिसको चीफ मिनिस्टर पंजाब इंडोर्स भी कर रहे हैं कि बल्दियाती इंतखाबात को ईवीएम के जरिए से कराना चाहते हैं। तो इसमें काफ लीग सपोर्ट करेगी इस स्टांस को कि ईवीएम के तहत बल्दियाती इंतखाबात हो? ईवीएम पे बड़ी ऑनेस्ट ओपिनियन है, ईवीएम पे इलेक्शन करवाने का मतलब ये है कि बल्दियाती इलेक्शन नहीं हो रहे। बड़ी सिंपल सी बात है ना कि ईवीएम पे इलेक्शन करवाने का, उसको एक्ट में शामिल करने का मेरे नजदीक, मेरी जाती राय है, इसको आप वो इसका मतलब है कि ईवीएम के लिए क्या आप तैयार हैं? 2023 के लिए आप तैयार नहीं है ईवीएम पे। इलेक्शन कमीशन के तहफ़्फ़ुज़ात हैं, पॉलिटिकल पार्टीज के तहफ़्फ़ुज़ात हैं और आपने जो इलेक्शन 2 माह के बाद करवाना है आप कह रहे हैं कि ईवीएम पे करें, इसका मतलब है कि आप नहीं करवाना चाह रहे। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात आप कर रहे हैं जीवा साहब कि इसका मतलब ये है कि हुकूमत खुद बल्दियाती इंतखाबात को, इससे पहले तो पंजाब के अंदर बल्दियाती नुमाइंदों को घर भेज दिया गया, वो सिस्टम डिसॉल्व हुआ, उसके बाद अब अगर बल्दियाती इंतखाबात होने हैं और आप उस पर ये शक लगा देते हैं कि ये ईवीएम के तहत ही होने हैं, तो इसका मतलब खटाई में डालना चाह रहे हैं, इसके लिए संजीदा नहीं है। बस देखें ना, हमने तो कल भी मीटिंग में भी मैंने यही नुकता उठाया था कि देखें बल्दियाती इलेक्शन आप करवा रहे हैं तो आप बल्दियाती इलेक्शन करवाएं लेटर एंड स्पिरिट में, जिस तरह सुप्रीम कोर्ट कह रही है। अब हम अगर ईवीएम की शिक बीच में डाल देंगे कि जी अब एक्ट पास हो चुका है और इस मुल्क में कोई इलेक्शन ईवीएम के बगैर नहीं होगा, अभी तक एक मशीन, मेरी इतला के मुताबिक एक मशीन भी नहीं है अभी तक, एज ऑफ टुडे एक मशीन भी नहीं है हुकूमत के पास या इलेक्शन कमीशन के पास। और आप पूरे सूबे में बल्दियाती इलेक्शन करवाने जा रहे हैं ईवीएम पे। अल्लाह करे हो जाए, अल्लाह करे हो जाए, हमें तो खुशी होगी। देखिए, आप बड़े सीजन्ड पॉलिटिशियन हैं, बड़ी मुनासिब बात कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान के वजीर इत्तलात जब ये कहें कि इलेक्शन कमीशन अगर नहीं कराएगा तो हम फंड्स रोक लेंगे, तो इज इट जस्टिफाइड? देखिए जी, मैं आई डोंट वांट टू कमेंट ऑन दैट कि वो फंड्स रोक लेंगे या नहीं करेंगे या जो भी करेंगे, ये तो वो बेहतर जवाब वही दे सकते हैं, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर या इलेक्शन कमीशन इस पर रिस्पॉन्ड कर सकता है। मैंने तो एक कॉमन सेंस की बात की है कि अभी तक हुकूमत के पास एक मशीन भी अवेलेबल नहीं है, नॉट अ सिंगल मशीन। और आप पूरा इलेक्शन ईवीएम पे करवाने जा रहे हैं तो इसका ये मतलब है ना कि आपने इलेक्शन नहीं करवाने। इट इज एज सिंपल एज दैट। आपका स्टांस बड़ा वैलिड है। देखिए, बल्दियाती इंतखाबात इज अ डिफरेंट बॉल गेम, जिसके अंदर सैकड़ों हजारों नुमाइंदे होते हैं, वहां पर यकीनन ज्यादा आपको मशीनें भी चाहिए होंगी और वो शायद ज्यादा कम्प्लेक्स है मैकेनिज्म। ग्रास रूट लेवल तक जो लोग हैं उसके अंदर वो ना सिर्फ पोल करते हैं बल्कि वो अपने नुमाइंदे खुद चुनते भी हैं। लेकिन फिर आपको लग रहा है कि यही मिजाज अगर रहेगा, और फिर इलेक्शन कमीशन का तो उसके ऊपर रद्दमल आया कि कोई गुड्डे गुड्डी का खेल तो नहीं है कि जिस तरह के स्टेटमेंट्स दागे जा रहे हैं, तो 2023 में भी मुमकिन हो पाएगा कि आम इंतखाबात ईवीएम के तहत ही हों? देखिए जी, 2023 में पार्लियामेंट ने एक एक्ट पास किया है, अल्लाह करे 2023 तक ये तैयारी कर लें ईवीएम के ऊपर इलेक्शन करवाने के लिए। और वो लेकिन अभी तो वी आर टॉकिंग ऑफ लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन, जो सुप्रीम कोर्ट ने इनसे कहा कि फौरी तौर पे अपडेट दें।
इन्होंने डेट देनी है फौरी तौर पे, तो वो डेट ये सोच समझ कर ही देंगे ना कि इनकी कितनी तैयारी है, इलेक्शन कमीशन इनसे क्या डिमांड करता है, क्या रिक्वायरमेंट्स हैं इलेक्शन कमीशन की लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन के लिए। वो हुकूमत बंद होती है पूरा करने के लिए जो कमीशन इनसे डिमांड करे। अच्छा अब ये इट ऑल डिपेंड्स कि अब क्या करते हैं। जी साहब, लास्टली सिर्फ ये बता दीजिएगा कि इस पर ऑपोजिशन की भी रिजर्वेशंस हैं, इस पर इलेक्शन कमीशन भी अपने तहफुजात और पॉइंटर्स दे चुका है, फ्रेमवर्क भी प्रपोज किया है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ क्योंकि इंपॉर्टेंट एलाए हैं आप गवर्नमेंट के, ईवीएम को लेकर वही राय अभी भी बरकरार है आपकी कि इससे कोई धांधली वांधली नहीं रुक सकती है? हाँ, ये चौंचला जरूर हो सकता है कि ईवीएम एक नया एक तर्ज इंतखाब है, लेकिन इससे धांधली रुकने की नहीं। देखिए, मैं इस पर फिलहाल कमेंट नहीं करना चाह रहा। हमने तो बड़ा सीरियस स्टैंड रखा था और हमने इस पे स्टैंड भी लिया था कि भाई हम ईवीएम के हक में नहीं है, लेकिन चूंकि हम इत्तेहादी पार्टी हैं और गवर्नमेंट ने मजबूर किया कि नहीं जी ये बड़ा अच्छा सिस्टम है, ट्रांसपेरेंट सिस्टम है और ये मुल्क के लिए एक बहुत बड़ा इनकलाब होगा, तो मैंने तो सच्ची बात है ना चाहते हुए भी ईवीएम वाले बिल पर वोट दिया था गवर्नमेंट को। और आगे देखें चल के, अल्लाह करे ऐसे ही हो जिस तरह प्राइम मिनिस्टर साहब ब्रीफ कर रहे हैं कि ये एक अच्छा इनकलाब होगा, एक ट्रांसपेरेंट इलेक्शन होगा। तो अल्लाह करे ऐसा हो गया तो ठीक है, ना हुआ तो एज यूजुअल जो रूटीन में हारने वाला कहता है कि मेरे साथ धांधली हुई है, वो ही रात फिर लापा जाए, वो शोर तो उठेगा। जी साहब, अभी गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर साहब क्योंकि बैरून मुल्क दौरे पर हैं, वहां से कुछ स्टेटमेंट्स दे रहे हैं कि मुझे साइडलाइन कर दिया गया पार्टी ने गवर्नर का ओहदा देके, फिर IMF के हाथ सब कुछ अब यरगमाल हो गए, आपने सब कुछ IMF के पास रखवा दिया, फिर जहांगीर तरीन साहब की फ्लाइटें फिर से वो टेक ऑफ कर रही हैं, लैंड कर रही हैं। आपको लग रहा है कि आने वाले दिनों में इत्तेहादियों का मुश्किल हो जाएगा हुकूमत के साथ खड़े रहना? यार ये देखो, हम तो उस वक्त तक कोशिश करेंगे हुकूमत का साथ देंगे जब तक हमारे लिए बिल्कुल ही मुश्किल ना हो जाए। तो बिल्कुल ही मुश्किल हो गया तो देखें, इत्तेहाद बनते ही इसलिए है कि एक दूसरे को सपोर्ट की जाए, और अगर हमारी जरूरत ना रही तो हम खुदा हाफिज कह सकते हैं, अगर उन्हें हमारी जरूरत महसूस ना हुई तो वो हमें जाने का कह सकते हैं। तो ये नेचुरल चीजें हैं, सियासत में कोई नई बात। बहुत बहुत शुक्रिया तारिक बशीर चीमा साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के मरकजी रहनुमा वफाकी वजीर हमारे साथ मौजूद थे। और बड़ी इंपॉर्टेंट बात वो ये कर रहे हैं कि ईवीएम के तहत अगर आप बल्दियाती इंतखाबात कराना चाहते हैं तो इसका मतलब यह है कि आप बल्दियाती इंतखाबात कराना नहीं चाहते हैं, इसके लिए संजीदा नहीं है और आम इंतखाबात पर ईवीएम को लेकर उनके तहफुजात हैं और वो कहते हैं कि ना चाहते हुए भी उन्होंने इस बिल में वोट दिया था। अभी एक ब्रेक लेंगे जी, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। पंजाब में बल्दियाती एक्ट के ऊपर डेडलॉक है तो सिंध में भी धरना जारी है बल्दियाती एक्ट को लेकर, बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। सिंध हुकूमत ने सिंध बल्दियाती बिल असम्बली से मंजूर कराया है। इस बिल की मंजूरी के बाद ही MQM, जमात इस्लामी और पाक सरजमीन पार्टी सरापा एहतजाज है। जमात इस्लामी तो गुज़श्ता रोज से 11 मकामात पर धरना दिए बैठी है। तहफ़्फ़ुज़ात क्या है, जरा उसकी एक झलक आपके सामने रखता है। MQM ये एहतजाज कर रही है, सेंट्रल में एहतजाज किया है, इंशाल्लाह ये एहतजाज अब जारी रहेगा। हम अदालत में भी जाएंगे इस एक्ट को लेके जो इन्होंने अमेंडमेंट की है, और हर फोरम पे आवाज़ बुलंद करेंगे। इमरान खान साहब से भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इस इशू को देखें। कराची का इशू है, मुल्क का सबसे बड़ा शहर है, आपको रेवेन्यू प्रोवाइड करता है, अब नहीं देखेंगे कराची को तो कब देखेंगे फिर? हमने शहर में 11 मकामात पे धरने दिए हैं और परसों इंशाअल्लाह यौम सियाह होगा। इस काले कानून के खिलाफ काला दिन मनाएंगे, यौम सियाह करेंगे और गली गली, मोहल्ले मोहल्ले, मस्जिद मस्जिद, बाजार बाजार, चौकों और चौराहे पर पीपल्स पार्टी की वडेरा शाही आमरीत को बेनकाब करेंगे। सिंध बल्दियाती बिल में ऐसा क्या है कि तमाम तरह अपोजिशन जमातें इस पर अपने रिजर्वेशंस का इजहार कर रही हैं। खासतौर पे MQM, जिनके साबिका मेयर यहाँ KMC से रहे हैं वसीम अख्तर साहब, इख्तियारात की बात करते रहे। अब शिकवा ये है कि बेख्तियार कर दिया गया है मेयर को। क्या वाकई मेयर बेख्तियार होने जा रहा है? बात करेंगे। सब ख्वाजा इजहारुल हसन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, MQM पाकिस्तान के रहनुमा है। ख्वाजा इजहारुल हसन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि ये जो एक परसेप्शन है कि इस बिल के बाद जो KMC का मेयर है उसके विंग्स को क्लिप कर दिया गया है, तो क्या वाकई ये तासुर दुरुस्त है? जी बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि 2013 का जब ये निज़ाम असेंबली में आया था तो वाहिद मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट थी जिसने इस बिल की मुखालफत की थी, और उस जमाने में PML फंक्शनल
PMLN, और हमने ये बात कहा था कि भाई ये बिल जो है ना आपको रुला देगा, और आखिरकार ऐसे ही हुआ। आखिर में तमाम जमातें इस बात पर मुत्तफिक हो गई कि 2013 का जो बिल पास हुआ था वो ड्रैकोनियन लॉ था। अब मजे की बात ये हुई है जनाब कि शरात मौजूद थे DMCs और KMCs के पास, वो भी ले लिए गए। मिसाल के तौर पर हॉस्पिटल्स ले लिए गए, डिस्पेंसरियां भी ले ली गई। अगर प्राइमरी स्कूल ले लिए गए तो प्राइमरी एजुकेशन की प्रमोशन भी ले ली गई। यहां तक के जो किताबों के वजीफे देने का इख्तियार था वो भी ले लिया गया। और एक मजे की मैं आपको बात बताऊं, एक उसमें शिक है कि आप नेशनल डे और जो प्रोविंशियल डेज है वो मनाते हैं, वो इख्तियार भी इन चेयरमैनों से ले लिया गया कि वो अब कौमी सतह का यानी 14 अगस्त नहीं मना सकेगा आने वाला मेयर बगैर सूबाई हुकूमत की इजाजत के। और फिर मजीद 3 टैक्सेस इसमें लगा दिए गए, और एक टैक्स उन्होंने फायर फाइटिंग टैक्स लगा दिया, बिल्डिंग इंस्पेक्शन का, और शादी हॉलों पे टैक्स लगा दिया है, वेलफेयर क्लब्स पे टैक्स लगा दिया है। ख्वाजा ज़ारुल साहब, आपके मेयर कराची वसीम अख्तर साहब तो ऑलरेडी इख्तियारात 2 का नारा लगाते रहे हैं बतौर मेयर कराची। उस वक्त भी वो अपनी बेइख्तियारी का इजहार करते रहे हैं। तो आप ये कह रहे हैं कि उस वक्त जो इख्तियारात थे अब वो इख्तियारात भी वापस ले लिए गए हैं, तो फिर रेवेन्यू सोर्सेस मेयर कहां से कलेक्ट करेगा? यानी KMC के रेवेन्यू सोर्सेज क्या होंगे? म्यूनिसिपैलिटी सर्विसेज, आपकी गुफ्तगू से तासुर मिल रहा है कि वो भी छीन ली गई। जी, उसमें इन्होंने ये लिखा है, क्योंकि इनको आदत है एक गुलाम बनाकर देही सिंह की हुकूमत करने की। उसमें यह लिखा है कि जो सूबाई हुकूमत इजाजत देगी वो टैक्सेस आप कलेक्ट करेंगे। यानी आप तमाम चेयरमैन मेयर जाकर इनके दरबार पे माथा टेकेंगे तो जिसको जो है ये नवाजेंगे वो टैक्सेस कलेक्ट करेगा। अब टैक्सेस कलेक्ट करना तो एक अलग बात है, पहले ही शहर से सूबाई हुकूमत 250 अरब रुपए ले रही है, KMC को कुछ नहीं देती। लेकिन जो बचा कुछ अख्तियार था, यकीन कीजिए अगर इस बल्दियाती निजाम में अगर हिस्सा लिया गया तो यकीन कीजिए कि इस शहर का वो हाल होगा जो शायद मोहनजोदाड़ो का भी शायद ना हुआ हो। नहीं ख्वाजा इजहारुल हसन साहब, अब ये बिल तो असम्बली से मंजूर हो गया है और इस पर अब रस्मी दस्तखत होने हैं। गवर्नर सिंध के इमरान इस्माइल साहब इस पर दस्तखत करेंगे। वो नहीं भी करेंगे तो दोबारा असम्बली में आएगा, असम्बली से मंजूर हो जाएगा, तो उसके बाद जरूरत ही नहीं पड़ेगी गवर्नर से एंडोर्समेंट लेने की। अब क्या स्ट्रैटेजी होगी? MKM ने ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस तो बुला ली है, लेकिन उसके अलावा आपके पास क्या रास्ता है इस बिल को रोकने का? क्योंकि जब उसको एंडोर्समेंट मिल जाएगी पार्लियामान से तो उसके बाद आप इसको कैसे रोक सकेंगे? देखिए, हमारे पास एक रास्ता ये जरूर है जो मैं आपको बताना चाहता हूं, जो कि हम अवामी एहतजाज तो करी। अभी तो आज पहला मुजाहरा किया है डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल पड़ी, तो वजीर आला हाउस का भी घेराव करेंगे। इस कॉन्फ्रेंस ने मुनक्किद की है और हम चाहते हैं कि मुश्तरका एलामिया इस काले कानून के खिलाफ पास हो जाए। और फिर तीसरा मरहला हमारा अदालतों का है और हम फौरी तौर पर अदालत जाएंगे। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात आप कर रहे हैं। आपको लगता है कि अदालत से, क्योंकि पार्लियामान से जो चीज़ मंजूर हो गई है, पार्लियामान सुप्रीम है, क्या अदालत ये नहीं कहेगी कि ये सियासी नौयत का मामला है, इसको आप डिस्कोर्स को सेटल करें अपनी असम्बली के अंदर, आप इसको अदालत में क्यों लेकर आ रहे हैं? तो बीइंग लीगल एक्सपर्ट आप समझते हैं कि ये आपको वहां से कोई रिलीफ मिल जाएगा? देखिए, वहां से 100% हमें रिलीफ मिलेगा अगर अदालत ने इस मुकदमे को तरजीह दी, क्योंकि इस वक्त जो लोकल गवर्नमेंट है, पीपल्स पार्टी ने उसको लोकल डिपार्टमेंट बना दिया और हम चाहते हैं कि ये लोकल गवर्नमेंट रहे, यानी 3rd tier ऑफ द गवर्नमेंट। जब गवर्नमेंट डिपार्टमेंट बन गया है तो ये आइन के आर्टिकल 140 से आइन का आर्टिकल 38, आइन का आर्टिकल 98, इन सब की खिलाफ वर्जी है। और जहां आइन के मुतसादिन कोई कानून बनता है तो अदालतें उसके ऊपर अपने फैसले सादिर करती हैं। और मुझे उम्मीद है कि पीपल्स पार्टी को न सिर्फ ना शर्मिंदगी होगी बल्कि उसे पूरे सूबे के सामने ना माजरत ख्वाना उसका रवैया होगा और आगे वाले इलेक्शन में ये संगे मील साबित होगा उनकी शिकस्त के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। ख्वाजा इजहारुल हसन साहब MKM पाकिस्तान के रहनुमा हमारे साथ मौजूद थे। इस पर सिंध हुकूमत का मौक़िफ़ क्या है जानेंगे। इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा अब्दुल कादिर खान मंदोखेल साहब हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम मंदोखेल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। साबिका मेयर कराची वसीम अख्तर साहब पहले ही इख्तियारात 2 का नारा लगाते थे, बेइख्तियार मेयर थे। आपने मेयर कराची के इख्तियारात मजीद कम कर दिए हैं, महदूद कर दिए हैं। इज इट जस्टिफाइड मंदोखेल साहब? नहीं, मजीद बेइख्तियार नहीं हो रहा है। आपको याद होगा
और इत्तेफाक की बात यह है कि जिस शहर में मैं आज बैठा हूँ, असम्बली का हमारे पार्लिमानी कमेटी के इजलास था, तो मैं पैदल गया हूँ असम्बली। वजह ये थी कि इस्लामाबाद के जो स्कूल टीचर थे और सब ने धरना दिया हुआ है असम्बली के सामने, और धरना इस बात पे दिया हुआ है कि चूंकि ये सारे इख्तियारात जो है ना स्कूल जो है ना मेयर इस्लामाबाद के अंडर कर रहा है, तो उस पर एहतजाज कर रहा है। और वहाँ कराची में उल्टा सिस्टम है, वहाँ हमने सूबाई हुकूमत के हवाले किए तो अपोजिशन नाराज हो रही है। और आपको याद होगा इसी सिस्टम के तहत 4 साल जमात इस्लामी का जो है ना वो नियामतुल्लाह खान साहब मेयर है, और एमक्यूएम का जो इस वक्त पीएसपी का है मुस्तफा कमाल साहब 4 साल मेयर है, इसी टाउन सिस्टम के तहत। नहीं, लेकिन मंदू खेल साहब, ये म्यूनिसिपैलिटी सर्विसेज तो पूरी दुनिया के अंदर बल्दियाती नुमाइंदों के पास होती हैं, वो मुख्तार कुल होते हैं इसके। आपने म्यूनिसिपैलिटी सर्विसेज का इख्तियार भी बल्दियाती नुमाइंदों से या कहिए मेयर केएमसी से वापस ले लिया है, ये कैसी बात है? नहीं, टॉयलेट इनको मुबारक को वापस दे देते हैं। बात ये होता है ना, इनके साथ हमने तजावजात से ले लिए है, और तजावजात ये है, और तजावजात यही मेयर का, वाटर बोर्ड का और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के हवाले से था। और बाकी हम अपने तो आपको दुनिया के साथ क्यों कंपेयर कर रहे हैं? दुनिया में तो कोई दहशतगर्दी नहीं हो रही है। जो लोग मुतालबात कर रहे हैं कराची में, कराची को खून से नहला दिए, यहाँ हजारों लोग कत्ल कर दिया गया है, यहाँ हर कौमियत को उसने के साथ लड़ाई कर दी है। तो सवाल ये दुनिया के साथ वो अपने आप को शुमार न करे। मंदू खेल साहब, क्यों शुमार ना करे? कराची तो मेट्रोपॉलिटन सिटी है, 70% रेवेन्यू पूरी कंट्री का कराची से अर्न होता है, तो हम कराची को कंपेयर क्यों ना करें? और क्या वही मेयर काबिल कबूल होगा जिसका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से होगा? ये कराची किसी की जागीर नहीं है, और यहाँ हमारे बिलावल भुट्टो साहब कराची के ही पैदाइश है उनकी। और दूसरी बात ये कि हम तो ये कहना चाह रहे नहीं, जो पहले तजावीज दी थी हमने उसके ऊपर बहुत सारे पे अमल किए। आज भी जब असम्बली में बिल पेश हुआ तो उन्होंने बाइकाट किया है। तो मैं आपकी प्रोसेस से आज भी उनको दावत देता हूँ, जो भी पीटीआई के या जीडीए के या एमक्यूएम के दोस्त है वो आज हमारे साथ बैठे, उनको क्या परेशानी है, कौन सी चीज इस पर ख्वाजा इजहारुल हसन साहब अभी हमारे साथ मौजूद थे। एमक्यूएम ने तो ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुला ली है, वो अदालती चाराजोई का जो है वो इस हवाले से इख्तियार भी रखते हैं और सोच विचार भी कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली क्योंकि उन्हें अंदाजा भी है, इससे पहले वसीम अख्तर साहब का ताल्लुक एमक्यूएम से था, मेयर कराची थे, और जितने बेख्तियार थे और बेख्तियारी का नारा लगाते थे वो भी आपके सामने। बकौल मेयर आपने देखा वसीम अख्तर साहब जब मेयर थे, और अभी 6 महीने पहले की बात है जब वो सुप्रीम कोर्ट में कराची बदामी केस में पेश होता था, जहां मैं भी वहां एज ए वकील किसी पार्टी का जाता था, तो वो सुप्रीम कोर्ट के सामने खामोश होते थे। जब बाहर आते थे तो कहते थे कि भाई मेरे पास इख्तियारात नहीं, जबकि 55 करोड़ रुपए उनको हर महीने का उसको मिल रही है, और 55 करोड़ में उनके पास झाड़ू का 55 रुपए का नहीं था। और आखिरी दिन उसकी बदकिस्मती है, चूंकि उसने टेन्योर पूरा कर दिए 4 साल, तो उन्हें सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के सामने बोला कि मेरे पास इख्तियारात नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि आप कराची की जान छोड़ो, आप इस्तीफा दो। 4 साल तक मजे लूटते रहे, बात प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहे। देखिए ना मधु खेल साहब, ये कोर्ट्स के रिमार्क्स हैं, और अगर मैं कोर्ट के रिमार्क्स के ऊपर बात करूंगा तो मेरा ख्याल है प्रोग्राम गुजर जाएगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से रिलेटेड भी ऐसे ऐसे रिमार्क्स हैं कि मैं पढ़कर सुनाने लगूं तो शायद वक्त बाकी नहीं बचेगा। मेरा तो सवाल बड़ा सादा सा है। देखिए, एक और शिक आपने इसमें शामिल ऐसी कर दी है कि मेयर जो है वो सीक्रेट बैलेट के जरिए से मुंतखब होगा, यानी आप लोकल बॉडी इलेक्शंस के अंदर भी जो है वो सेनेट के अंदर तो हमने देखा, लेकिन लोकल बॉडी इलेक्शंस के अंदर भी हॉर्स ट्रेडिंग का रास्ता खोल रहा है। देखो, बिल्कुल नहीं चाहते। मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि किसी पॉइंट पे सारे पॉइंट तो उसके मतलब के तो नहीं हो सकते। हमारी अपनी भी एक सोच है, हमारी अपनी भी एक आवाम से रब्ता है, हम आवाम के नुमाइंदे हैं, उनके कोई चीज से यही तो मैं कह रहा हूं ना मधु खेल साहब, ये आप ही की सोच है, यानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सोच इस ड्राफ्ट से जरूर रिफ्लेक्ट हो रही है इस कानून से। इसमें ये कोई कंसेंसस डॉक्यूमेंट नहीं है। बिल्कुल है। मैं दोबारा कहता हूं, आपको किसी ने गलत गाइड किया है। बकायदा पीटीआई के साथ एमक्यूएम के साथ बकायदा नशिस्तें भी है, उनकी सारी रिकमेंडेशन मौजूद है, लेकिन फिर भी अगर वो समझ रहे हैं कि उनकी 100% रिकमेंडेशन नहीं आई है। नहीं, अगर उनकी रिकमेंडेशन होती तो उनके गवर्नर इमरान इस्माइल साहब वो कह रहे हैं कि मेरे पास ये बिल पहुंचा है, मैं इस पर दस्तखत नहीं करूंगा, तो इसका मतलब तो वाज़ेह है कि इस पर उनकी कोई रिकमेंडेशन नहीं है जिनको अकोमोडेट किया हो। गवर्नर साहब बेचारे की क्या पोजीशन है? गवर्नर साहब को ये पता होना चाहिए कि आइन का आर्टिकल 116 सब क्लास 4 के मुताबिक अगर ये दूसरी मर्तबा सिंध असेंबली भेजे गए तो उनके पास कोई इख्तियार नहीं। मैं तो इससे एग्री कर रहा हूं, ये बिल्कुल ठीक है कि सेकंड टाइम असेंबली में आएगा तो उसके बाद रस्मी है सिग्नेचर गवर्नर के, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन सिंबॉलिक तो है कि इसका मतलब है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ कंसल्टेशन नहीं हुई या इसमें उनका कंसेंसस शामिल नहीं है, ये वाज़ेह हो रहा है इससे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो ऐसे बिल चाहते हैं
कि कोई बिल इस तरह आ जाए जैसे वफाकी हुकूमत में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री अवान सदर में बना दी उन्होंने, वो तो चार इनकी मतलब की बातें करे। जरा इनसे ये पूछो आपने पीपल्स पार्टी की कौन सी बात से आपने हिमायत की? ऑर्डिनेंस तो वैसे मंदोखेल साहब आजकल आपका भी जेरे गर्दिश है जो तामीरात से मुताल्लिक है, और वो ऑर्डिनेंस भी गवर्नर साहब के दस्तखत से ही जारी होगा। मेरा ख्याल आपकी नजर से गुजरा होगा वो ऑर्डिनेंस जो आपने जारी किया है। जी बिल्कुल, आपको याद होगा, आपको तो अप्रिशिएट करना चाहिए कि जहां तामीरात के हवाले से एमक्यूएम चीख रही थी, पीटीआई चीख रही थी और हम उनको रिलीफ देने के लिए हम ऑर्डिनेंस ला रहे हैं तो वो मुखालफत कर रहे हैं, जबकि आबाद के साथ गवर्नर ने कल खुद एक टीवी चैनल में एक्सेप्ट किया कि आबाद वालों के साथ मेरी बातचीत हुई है। हम तो कराची में जो डेवलपर्स है या इमरान नियाजी साहब का जो एक कंस्ट्रक्शन पॉलिसी के हवाले से हम तो उसको सपोर्ट करने के लिए चाह रहे हैं कि ताकि तो आप ये कह रहे हैं कि फिल फॉर ऑर्डिनेंस जारी होने से जो तामीरात मिसमार हो रही हैं और जिन्होंने अभी मिसमार होना है जिसमें तिजोरी हाइट्स और मक्का टावर वगैरह शामिल हैं वो फिल फॉर रुक जाएंगे इस ऑर्डिनेंस के साथ? बिल्कुल रुक जाएगा। जब एक कानून आ जाएगा तो फिर कानून जो है ना वो हर अदालत को माननी पड़ेगी। तो आपको बहुत बहुत शुक्रिया मंदोखेल साहब आपके वक्त के लिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा अब्दुल कादिर खान मंदोखेल हमारे साथ मौजूद थे। कोई शॉर्ट ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो गुफ्तगू कंटिन्यू करेंगे हमारे साथ। सोना उगलती जमीन, मोती बिखेरते समंदर और फलों के देश बलूचिस्तान के बासी गुज़श्ता 18 रोज से सरापा एहतजाज है। अपने 4 मुतालिबात के हक में इस एहतजाज में औरतें, बच्चे, नौजवान और बुजुर्ग भी शामिल हैं। ये एहतजाज मुजाहिरीन जो इस एहतजाज में मौजूद है वो उर्दू, अंग्रेजी और बलूची जबान सभी में मीर रियासत के दर पर दस्तक देते हुए दिखाई देते हैं। अपने हक के लिए गवादर से शुरू किया गया सफर आज पसनी और ओमाड़ा तक पहुंच चुका है। इन मुजाहिरीन का मुतालबा है कि माहीगीरों को अपने समंदर तक आज़ादाना रसाई दी जाए, अपने समंदरों तक जाने दिया जाए। समंदर पर गैर कानूनी शिकारियों पर पाबंदी आयद की जाए, कोस्ट गार्ड्स की तरफ से तंग करने और गाड़ियों की पकड़ धकड़ रोकी जाए, साथ ही सरहद पर कारोबार की बंदिश को भी खत्म किया जाए। गवादर को हक दो तहरीक धरने की हिमायत में गुज़श्ता दिनों एक बड़ी रैली निकाली गई थी जिसमें सिर्फ खवातीन शामिल थी। गवादर की यह रैली न सिर्फ मकरान बल्कि बलूचिस्तान की तारीख की शायद सबसे बड़ी रैली थी, जिसमें एक अंदाजे के मुताबिक 4 से 5 हज़ार खवातीन भी मौजूद थी। खवातीन की इस रैली को मुल्की और बैनुल अक़वामी मीडिया में खूब पजीराई भी मिली। आज इसी तहरीक की जानिब से शटर डाउन हड़ताल की कॉल पर गवादर शहर की दुकानें और तमाम मार्केट्स बंद रहीं। इसी तरह पसनी और ओमाड़ा में भी शटर डाउन हड़ताल रही। मुजाहिरीन की जानिब से कोस्टल हाईवे और इसी तरह से माड़ा 0 पॉइंट, पसनी 0 पॉइंट, सुरबंदन क्रॉस से मुकम्मल ब्लॉक किया गया है, जबकि आज माहीगीरों ने भी समंदर का रुख नहीं किया है। इस तहरीक के मौलाना हिदायतुर रहमान ने हुकूमत की जानिब से तमाम मुतालिबात मंजूर होने तक अपना एहतजाज जारी रखने का ऐलान कर दिया है। आज मीर रियासत मोहतरम वज़ीर आज़म इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान से यही इस्तदा है कि इन मुजाहिरीन को सुना जाए, इन पर तशद्दुद करके अपने से दूर ना किया जाए, वरना शायद ये अपने ही बासी, अपने ही लोगों के खिलाफ हो जाएंगे। अब एक ब्रेक लेंगे, कोई शॉर्ट ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो कुछ और बातें करते हैं। वेलकम बैक। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत ने अवाम को ख्वाब दिखाया था कि इक़्तिदार संभालते ही अलादीन का चिराग उनके हाथ में आ जाएगा और देखते ही देखते 1 करोड़ पाकिस्तानियों को नौकरियां भी मिल जाएंगी। वादा तो यह भी था कि बैरून मुल्क से आकर पाकिस्तानी यहां नौकरियां करेंगे, यानी बाहर से लोग नौकरियां लेने पाकिस्तान आएंगे। लेकिन गुज़श्ता 3.25 बरस के दौरान 25 लाख अफराद बेरोजगार हुए हैं, जबकि वज़ीर आज़म के करीबी रफ़क़ा को बैरून मुल्क से बुलाकर आला ओहदे गए। लेकिन आज 3 बरस गुजरने के बाद वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने एक फ़ख्रिया ट्वीट की है और वो कहते हैं कि कोरोना के बावजूद 3 साल में 11 लाख लोगों को तो सिर्फ बैरून मुल्क नौकरी मिली है। अगले 2 सालों में पूरी उम्मीद है 20 लाख लोग बैरून मुल्क जाएंगे। साथ ही उन्होंने आदाद शुमार शेयर करते हुए बताया कि इस मुल्क में कितने पाकिस्तानी गए हैं। मोहतरम वज़ीर इत्तलात ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन एंड ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट की आदाद शुमार फ़ख्र के साथ शेयर कर रहे हैं। कभी वजारत मेहनत और अफरादी क़ुव्वत की आदाद शुमार पर भी नज़र दौड़ा लें। आप ऐसे फ़ख्र से बता रहे हैं कि बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को ये रोज़गार नौकरियाँ मौजूदा हुकूमत ने दिलाई हैं। मोहतरम फवाद चौधरी साहब, ये हज़ारों पाकिस्तानी तो अपनों को रोता छोड़कर बाहर इसलिए जा रहे हैं कि मुल्क में रोज़गार नहीं है, घरों में फाके हैं। ये पाकिस्तानी आपसे सवाल कर रहे हैं कि आपने वादा किया था कि पाकिस्तान में नौकरियों के लिए बाहर से लोगों ने आना है, लेकिन ये हज़ारों पाकिस्तानी आपसे मायूस होकर दियारे गैर क्यों जा रहे हैं। ज़रूरत इस अमर की है कि आदाद शुमार के गोरख धंधे की बजाय हकीकत का सामना करें
और ये लोगों को ये सिर्फ आसरा ना दे, उम्मीद ना दिलाए कि यहां से लोग बाहर जाएंगे नौकरियां लेने के लिए, अपने उस बातें पर कायम रहे कि बाहर से लोगों को अब यहां नौकरियां लेनी है। चलिए वो भी छोड़ दें, लेकिन यहां पर मौजूद लोगों के घरों में जो फाके हैं, जो 2 वक्त की रोटी नहीं खा सकते, खुदारा उनके रोजगार कीजिए। प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचा। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अपना रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।